बरसात की एक शाम लखनऊ के एक छोटे से गांव के दो लोग एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। उनके चेहरों से साफ दिख रहा था कि वह लोग काफी उदास है आज। हर कोई गांव की मौजूदा समस्या को लेकर बहुत विचलित है। इसी बीच गांव के वर्तमान हेडमास्टर दिनेश लाल वहां पर आ पहुंचे। अरे अवनीश, रौनक, तुम लोग यहाँ इतना उदास होकर क्यों बैठे हुए हो? मुझे इस गांव में आए हुए इतने दिन हो गए, मैंने तो कभी तुम लोगों को इतना परेशान नहीं देखा। हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए ही देखा है, लेकिन आज अचानक क्या हुआ? आइए मास्टर जी, बैठिए। हाँ, बैठता हूँ। पर तुम लोगों ने बताया नहीं कि हुआ क्या है। इतने उदास क्यों हो तुम लोग? असल में क्या है ना मास्टर जी, हम सभी लोगों का आज मन बहुत उदास है। क्यों? क्या हुआ? इतने खूबसूरत गांव के लोगों के साथ घुलने मिलने से किसी का भी मन बेहतर हो जाएगा, लेकिन उन्हीं लोगों को आज अचानक क्या हुआ? आप तो जानते ही हो मास्टर जी कि हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं था। कोई भी बीमार होता था तो उसको 3 गांव पार 18 मील दूर जाना पड़ता था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही तो कितने लोगों की मौत हो जाती। इसीलिए हम सभी गांव वालों ने मिलकर अपने पैसे बचा के इस गांव में एक अस्पताल बनवाया। लेकिन क्या? हमारी सारी बचत खत्म हो गई। अस्पताल तो तैयार है पर बिस्तर खरीदना बाकी रह गए और हमारे पास तो अब पैसे नहीं बचे। अब क्या होगा? अच्छा, ऐसी बात है। मेरे पास कुछ पैसे तो थे, पर वो तो मेरी बेटी की शादी में खर्च हो गए हैं। लेकिन हाँ, रामपुर गांव में मेरी एक पुश्तैनी जमीन है। अगर उसे बेच दिया जाए तो जो पैसा मिलेगा, उम्मीद है उससे अस्पताल के लिए बेड आ जाएगा। क्या कहते हो? ये आप क्या कह रहे हैं मास्टर जी? क्या आप अपनी पुश्तैनी जमीन बेच देंगे? मेरी तो बस ये 1 साल की नौकरी बची है और मैंने तो मन बना लिया। जो प्यार यहाँ मिल रहा है, मैं तो बाकी की जिंदगी यही गुजारूंगा तुम लोगों के साथ। क्यों नहीं रखोगे क्या? और वैसे भी ये तो बड़ा ही पुण्य का काम है। भगवान ऐसे अवसर बार बार नहीं देते। दिनेश मास्टर की बात सुनकर अवनीश और रौनक की आंखों में जैसे आंसू आ गए हो और दोनों ने हाथ जोड़कर दिनेश मास्टर का शुक्रिया किया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ सुनो, हम लोग कल ही निकल जाएंगे। काफी समय से कुछ लोग मुझसे वो जमीन खरीदना चाहते थे। देखते हैं, अगर इस बार बात हुई तो उनको ही बेच देंगे। अगले दिन सुबह दिनेश लाल, अवनीश और रौनक रामपुर गांव की ओर चल पड़े। जब वह ट्रेन में थे तो बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और हवा भी बहुत तेज चल रही थी। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैं भी तो वही सोच रहा हूँ, इतनी बारिश में जाएंगे कैसे? वहाँ एक नदी भी तो पार करनी होगी। मास्टर जी, आपका गांव क्या स्टेशन से बहुत दूर है? स्टेशन से उतर के पहले हम लोगों को नदी के किनारे पहुँचना होगा, फिर वहाँ से नाव लेकर नदी पार करके जाना होगा मेरे गांव। पर देखो ना, हवा भी कितनी तेज चल रही है। ऐसे मौसम में नाव मिलेंगी? पता नहीं, अब ये तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे ही बात करते करते समय बीतता चला गया। आखिरकार जब तीनों स्टेशन पर पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। सुनसान स्टेशन पर बस वह तीनों ही आकर उतरे थे। वो तीनों स्टेशन से बाहर आ गए। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बारिश के कारण रात का अंधेरा अन्य दिनों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही था। घने काले अंधेरे ने चारों ओर जैसे एक अनोखा माहौल बना दिया था। वो तीनों स्टेशन के पास एक बड़े से पेड़ के नीचे आकर रुके। यहीं पर रिक्शा मिलता था, पर आज तो एक भी रिक्शा नहीं दिखाई दे रहा। इतनी बारिश के मौसम में क्या ही मिलेगा? किसी ने तो उम्मीद भी नहीं की होगी कि इतने बरसात की रात में भी कोई आखिरी ट्रेन से यहाँ आ भी सकता है। अब क्या किया जाए मास्टर जी? चलो पैदल ही चलते हैं। मुझे तो कोई और रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा। मौसम भी तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर फिर से बारिश आ गई तो? वह तीनों अंधेरे में ही आगे बढ़ने लगे और काफी देर चलने के बाद आखिरकार वो नदी के किनारे पहुंच गए और उन्होंने वहां देखा कि नदी के किनारे एक नाव तो खड़ी है, पर उसे चलाने वाला कोई नहीं है, जिससे अब वो सभी परेशान हो गए और अब वो सभी नदी से थोड़ा दूर आकर खड़े हुए, क्योंकि नदी के पास ही एक श्मशान घाट था, जिससे वहां अधिक समय तक रुकना उन्होंने सही नहीं समझा। अब क्या किया जाए मास्टर जी? मुझे तो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। लगता है आज रात बारिश में भीग कर ही गुजारना पड़ेगा। आसमान का हाल देखा आप लोगों ने? लगता है बारिश फिर से आने वाली है। आसमान में काले बादल फिर से आना शुरू हो गए। नदी की ओर से हल्की हल्की ठंडी हवा भी चलनी शुरू हो गई और अब वो सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी एक
बूढ़ा आदमी वहाँ आया और दिनेश लाल उसे देखते ही पहचान गया। अरे मोहन भैया, आपसे मिले हुए कितने महीने हो गए। उस आदमी ने दिनेश लाल को थोड़ी देर देखा और फिर बोला, अरे दिनेश, कैसे हो? अपने घर जा रहे हो क्या? जी मोहन भैया, मैं तो ठीक हूँ। और ये दोनों हैं अवनीश और रौनक। मैं जिस गांव में अभी मास्टर हूँ, ये दोनों उस गांव में ही रहते हैं। हम सब तो अभी मेरे घर जा रहे थे, पर यहाँ आकर पता चला कि सभी मांझी अपने घर जा चुके हैं, जिससे हम सभी बहुत परेशान हैं। उनकी बात सुनकर मोहन भैया ने कहा, अगर आप लोग बुरा न मानो तो मैं एक बात कहूँ। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो मोहन भैया? बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं? लगता है थोड़ी ही देर में बारिश फिर से शुरू होगी और इस समय तो कोई नाव भी नहीं मिलेगी जो अपने घर जा सकोगे। इसके बजाय एक काम करो, वो देखो सामने ही मेरा घर है, सब लोग वहीं चलो, आज की रात वहीं गुजार लेना। हाँ, सही कह रहे हो आप। इससे पहले भी तो कितनी बार नाव न मिलने पर आपके घर रुका हूँ। क्यों अवनीश, रौनक, क्या कहते हो? और तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आज की रात वहीं गुजार लें। हाँ मास्टर जी, आपने सही कहा। हम मोहन भैया के घर पर ही चलते हैं, नहीं तो इस बरसात की रात में बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। सभी लोग मोहन भैया के घर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वो सभी घर के अंदर घुसे, एक अजीब सी बदबू आने लगी अंदर से, मानो बहुत दिनों बाद कोई इस घर को खोल रहा हो। मोहन भैया, घर के अंदर इतनी बदबू क्यों है? और ये फर्श भी कैसा भीगा भीगा सा लग रहा है। असल में ये घर तो आधे समय बंद ही पड़ा रहता है। मैं तो सब्जियां बेचने के लिए बाहर ही घूमता रहता हूँ और पानी शायद खिड़की से अंदर आया होगा। कमरे के कोने में एक टूटी खुली हुई खिड़की थी, जिससे हल्की सी रोशनी आ रही थी। अब वो सभी जमीन पर बैठकर बातें करने लगते हैं। घर में खाना तो कुछ नहीं है, मैं तो आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम ही नहीं कर पाया। आप उसकी चिंता मत करो, इतने खराब मौसम में रात को रहने के लिए जगह मिल गई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। हाँ मास्टर जी, सही कह रहे हैं। वैसे भी अगर आप नहीं होते तो आज की रात हम लोग कैसे बिताते भगवान ही जाने। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी तो इतनी उम्र हो गई मोहन भैया, फिर भी आप अभी भी खेतों में काम करके सब्जियां उगाकर बेचते हो। आपको तकलीफ नहीं होती? तकलीफ हाँ होती थी पहले, अब नहीं होती है। पहले होती थी, अब नहीं होती है? इसका क्या मतलब है? वो कुछ नहीं, तुम तो बहुत दिनों बाद रामपुर गांव आए हो, हम लोगों को तो भूल ही गए हो तुम। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मोहन भैया। दरअसल काम के सिलसिले में मैं अभी जहाँ रहता हूँ, वहाँ से आम तौर पर आना जाना हो नहीं पाता है। आज भी तो एक जरूरी काम से ही आया हूँ। गांव में मेरे बाप दादा की जो जमीन है ना, उसे ही बेचने आया हूँ। बेच दोगे? क्यों, क्या हो गया? कोई मुसीबत? हाँ, मुसीबत तो है। जिस गांव में मैं रहता हूँ, अभी उस गांव के सभी लोगों ने अपने बचाए हुए पैसों से अस्पताल बनवा तो दिया है, लेकिन अब वो अस्पताल के बेड खरीदने के पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर उनकी थोड़ी मदद कर दूं। वैसे भी वो जमीन तो कई सालों से खाली ही पड़ी है। क्या बात है दिनेश, तुम सचमुच रामपुर गांव का गर्व हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखो ना, ये अवनीश, रौनक, ये सभी भी किसी से कम है क्या? ऐसे ही बातें करते करते काफी समय बीत गया और अब सभी सोने जा रहे थे। काफी रात हो गई है, अब हम सभी को सो जाना चाहिए। आप सभी लोग यहीं सो जाइए। और आप कहाँ सोएंगे? मैं बाहर सो जाऊंगा, कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों, आप भी हम लोगों के साथ ही सो जाइए। नहीं नहीं, यहाँ जगह बहुत कम है और वैसे भी मुझे बाहर खुली हवा में सोने की आदत है और बाहर सोने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बोलकर मोहन भैया बाहर चले गए और वो तीनों जमीन पर चटाई बिछाकर लेट गए। पर गहरी रात अचानक दिनेश की आंख खुल गई। एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई घर से थोड़ी दूर जमीन खोद रहा हो। दिनेश शुरू में तो नजरअंदाज करता रहा, लेकिन आवाज और तेज होने लगी। उस आवाज को सुनकर दिनेश अपने मन में बोलता है, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कोई चोर आ गया क्या? दिनेश तेजी से उठा और खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगा और उसने देखा कि मोहन भैया घर से थोड़ी दूर पेड़ के नीचे खुदाई कर रहे हैं। अवनीश, रौनक, जल्दी उठो, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अवनीश और रौनक दोनों नींद से जाग गए। दिनेश ने दोनों को खिड़की के पास बुलाया, पर अब मोहन भैया वहाँ बाहर नहीं थे। अरे मोहन भैया कहाँ गए? अभी तो यहीं पर थे। आपने ठीक से देखा था ना मास्टर जी? हाँ हाँ, बिल्कुल सही देखा था। मोहन भैया वहाँ पेड़ के नीचे खुदाई कर रहे थे। चलो तो बाहर चलकर देखते हैं। वे तीनों घर के पीछे वाले पेड़ की ओर चल दिए। ये देखो, लगता है यहाँ पेड़ के नीचे जमीन में कुछ है। मैंने मोहन भैया को यही देखा था। लग रहा था कि मानो जैसे कि वो चाह रहे थे कि मैं नींद से उठकर ये देखूं।
देख तो रौनक क्या है वहाँ। पास से देखने पर उसे पता चला कि गड्ढे के काफी अंदर पैसों से भरा एक मटका पड़ा है। अरे इसके अंदर तो बहुत सारे पैसे हैं। मोहन भैया भी पता नहीं कहाँ चले गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है ये मोहन भैया के पैसे हों, इसकी हमें जरूरत नहीं। वो कलश जैसा था उसको वैसे ही रहने दो और चले आओ वहाँ से। ठीक उसी वक्त वह पेड़ जैसे हिल उठे। तीनों ने ऊपर देखा तो वहाँ एक डरावने चेहरे वाला आदमी बैठा हुआ था। डरो मत दिनेश, मैं मोहन हूँ। मैं यही देखना चाहता था कि क्या तुम समय के साथ लालची तो नहीं हो गए और तुम अभी भी पहले की ही तरह ईमानदार हो और सच में तुम हमारे गांव का गर्व हो। तुम चाहते तो ये पैसे आसानी से ले सकते थे और मैं अकेला बूढ़ा आदमी तुम तीनों के सामने तो टिक भी नहीं पाता। तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है और यहाँ इतने सारे पैसे हैं। लेकिन ये आपको क्या हो गया? मैं 1 साल पहले ही मर चुका हूँ। एक दिन मैं अपनी सब्जियों को लेकर पास वाले शहर में जा रहा था, पर तभी एक ट्रक ने, पर अभी छोड़ो उस बात को, मैं मर तो चुका हूँ लेकिन मेरे बचाए हुए पैसों के कारण मुझे मुक्ति नहीं मिल रही थी। मैं किसी सच्चे इंसान की तलाश में था। आज मुझे वह मिल गया। आप लोगों से बात करके ही मैं समझ गया था कि आप लोग सच्चे इंसान हैं, पर फिर भी मैंने थोड़ा जांच लिया। बस ये पैसे ले जाओ और अस्पताल के लिए लगा। तुम्हें अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जो पैसे हैं उससे अस्पताल का काम पूरा हो जाएगा और अब मुझे मुक्ति मिलेगी। अब मैं चलता हूँ, आप सब लोग अच्छे से रहना। यह कहते हुए मोहन भैया का भयानक चेहरा हवा में गायब हो जाता है और वह तीनों बस उस पेड़ को देखते रह जाते हैं। पर बारिश की रात एक भूतिया घर में बिताए हुए वह पल उन लोगों के मन में पूरी तरह से कैद होकर रह गए।